शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। लता मंगेशकर की डेथ हो गई है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, तो इसको हम देख लेते हैं। नेशन मोर्न्स इट्स नाइटिंगेल, मतलब कि हमारा जो देश है वो शोक मना रहा है नाइटिंगेल के लिए। नाइटिंगेल जिसको स्वर कोकिला कहा जाता था, लता मंगेशकर पासेस अवे इन 892। सेंटर अनाउंसेस 2 डे नेशनल मॉर्निंग। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2 दिन का शोक दिवस घोषित किया है। 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है, ऐसी यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पब्लिक हॉलिडे मंडे को। ठीक है, द राज्यसभा विल बी एडजॉर्न फॉर एन आवर। राज्यसभा को भी 1 घंटे के लिए एडजॉर्न कर दिया गया था ऑन मंडे के दिन मॉर्निंग इन ऑनर ऑफ द सिंगर हु वाज ए मेंबर ऑफ द हाउस फ्रॉम 1999 से लेकर के 2005 तक। ये 1999 से 2005 तक राज्यसभा की मेंबर रही थी, इसीलिए एक घंटे के लिए उसके कामकाज को रोक दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर, एक्टर शाहरुख खान एंड आमिर खान वर एमंग द थाउजेंड ऑफ luminaries and fans who joined family members to bid adieu to मेलोडी क्वीन। मतलब उनके परिवार के साथ में शोक जो व्यक्त किए, उनमें फेमस लोगों के नाम यहाँ पर बताया गया है। ए वेरिटेबल म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, लता sang thousands of songs in several Indian language in a record-breaking career which began at the age of 13 in द 1942 मराठी फिल्म किटी हसल। इनकी करियर की शुरुआत होती है 13 साल की उम्र में। मराठी एक फ़िल्म थी, ठीक है, उसका नाम था किटी हसल, 1942 में ये आई थी। द मच लव्ड प्लेबैक सिंगर वाज अवार्डेड द नेशंस हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न इन 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हैविंग अर्लियर बीन अवार्डेड द पद्म भूषण इन 1969 एंड पद्म विभूषण इन 1999। मतलब कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सी वाज आल्सो गिवन फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर डी ला लेगोन ऑनर इन 2009। भारत रत्न के बारे में यहाँ पर हम यदि देखें तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहता है। ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या फिर जनसेवा के क्षेत्र में अच्छा काम यदि कोई करता है तो उसके लिए दिया जाता। ये पुरस्कार 26 जनवरी 1954 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में एक मेडल रहता है जो कांसे का बना रहता है। कांसा है, ये पीपल के पत्ते के जैसे इसकी आकृति रहती है। इसके मुख्य भाग पर चमकता हुआ सूरज है, ये आप देख रहे हैं, चमकता हुआ सूरज है, और नीचे भारत रत्न लिखाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है मरणोपरांत सबसे पहले ये सम्मान लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। सत्यपाल आनंद द्वारा एमपी उच्च न्यायालय में राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954। राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी और वेंकट रमन को एक साथ मिला था 1954 में। शुरुआत भी इसी टाइम हुई थी। इसके बाद यदि हम देखें पद्म पुरस्कारों के बारे में, तो पद्म पुरस्कार को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पद्म विभूषण सबसे ऊपर वाला होता है, पद्म भूषण 2nd नंबर पर आएगा और पद्मश्री आएगा 3rd नंबर पर। ये जो देश है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक माने जाते हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए देते हैं। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई, जिसके बाद 78, 79, ठीक है, और 93 से 97 के बीच में इनको नहीं दिया गया था। हर साल 26 जनवरी के दिन पर इनकी घोषणा होती है। इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले यदि हम देखें कि घोषणा की सिफारिश कौन करता है कि इन लोगों को देना है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय मंत्रालय या फिर उनका डिपार्टमेंट के साथ साथ जो हाई इंस्टीट्यूशन रहते हैं ना, वो लोग करते हैं। खुद ही आप
खुद भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति इन नामों पर विचार करेगी। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। पद्म विभूषण की बात करें तो ये पद्म पुरस्कारों में सबसे टॉप पर रहता है। भारत रत्न इससे ऊपर है, मतलब ये सेकंड पे आ गया। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1 से 3/16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है, जिसके केंद्र में एक कमल का फूल रहता है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा मिलता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह रहता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के जो वर्कर रहते हैं उनके द्वारा की गई सेवाएं भी आती हैं। इसके बाद आता है पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों में भूषण सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। इसका साइज भी वही रहता है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, ठीक है। साथ ही डिजाइन भी सेम टू सेम है, बस कमल के फूल के नीचे पद्म भूषण लिखा रहेगा। पद्मश्री की बात करें तो ये चौथा नागरिक पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा। इसका डिजाइन भी एक समान रहता है। इसमें फूल के ऊपर नीचे पद्मश्री लिखा रहता है। अलग अलग क्षेत्र हैं इसके, जैसे कि शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान। कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या, एक साल में कितने पुरस्कार मिल सकते हैं। मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार को इसमें नहीं काउंट करना है, तो 120 नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से जारी की गई एक सनद, मतलब सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त परिचय वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। इसके अलावा जो अवार्डी हैं इनको मेडल के साथ एक प्रतिकृति भी मिलेगी, जिसे वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समारोह, राजकीय समारोह में पहन सकते हैं। ये पुरस्कार कोई पदवी नहीं है और इसे पत्र शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टर, पुस्तक आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। इसका दुरुपयोग करने पर उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन पुरस्कारों के साथ कोई नगद भत्ता, रेल, हवाई यात्रा आदि के रूप में कोई रियायत नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं नो बिल्ड जोन, ठीक है, अराउंड मॉन्यूमेंट्स। हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके आउटसाइड वाले एरिया को नो बिल्ड एरिया घोषित करने की यहाँ पर बात की जा रही है, फिर उस एरिया को बढ़ाने की बात की जा रही है। साइट स्पेसिफिक लिमिट लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस। तो साइट स्पेसिफिक लिमिट क्या रहेगी, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पोस्ट अमेंडमेंट। 17वीं सेंचुरी की कुतुब शाही टॉम्ब सीन एमिड द अर्बन लैंडस्केप और हैदराबाद। देख रहे हैं आइट साइड में कैसी बसाहट बस जाती है, इसी को लेकर के ये रूल्स आने वाले हैं। द 100 मीटर रेडियस अराउंड द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। 100 मीटर का ये रेडियस आप बना दीजिए घेरा, और बीच में रहेगी आपकी इमारत, बाकी इधर पर कोई चीज़ आप कुछ कर नहीं सकते हो। वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड कुड बी रिप्लेस्ड विथ साइट स्पेसिफिक लिमिट टू बी डिसाइडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी। बताया जा रहा है अभी जो घेरा बनाया जाता था उसको रिप्लेस किया जाएगा विथ साइट स्पेसिफिक लिमिट टू बी डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट कमिटी। इसको डिसाइड करेगी एक्सपर्ट कमिटी। As the Union Cultural Ministry was working on amendment to the relevant act, official says the ancient monuments and archaeological site and remains एम्स अमासर जिसको कहा जाता है एक्ट 1958, इसको अमेंड किया गया था 2010 में टू डिक्लेयर द 100 मीटर रेडियस ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एज प्रोहिबिटेड एरियाज एंड द नेक्स्ट 300 मीटर रेडियस एज रेगुलेटेड एरिया। 100 मीटर एरिया है कैसा,
प्रोहिबिटेड एरिया जहाँ पर कुछ भी चीज़ आप नहीं बना सकते, और जो 300 मीटर का घेरा आप खींचेंगे तो वो रहता है रेगुलेटेड एरिया, सरकार इस एरिया को रेगुलेट करती है। However, according to ministry official as well as a recent parliamentary standing committee report, there was no specific reason for 100 meter and 300 meter limit. बताया जा रहा है according to ministry official as well as a recent parliamentary standing committee report, there was no specific reason for 100 meter and 300 meter limit. पार्टिकुलर ऐसा कोई रीज़न यहाँ पर नहीं बताया गया है कि ये जो रेडियस आप खींचे हैं वो किस उद्देश्य को लेकर के खींचे। द रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर ऑन 3 फरवरी नोटेड दैट द पैनल हैड टेकन सीरियस नोटिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाई वन ऑफ द एक्सपर्ट दैट 2010 अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट विथाउट एनी इनपुट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बातचीत नहीं की गई थी इस रूल्स को लाने के पहले, अमेंडमेंट करने के पहले। A senior official of the Cultural Ministry said the proposed amendment would change Section 20A of the Act, which referred to prohibited area, to rationalize the prohibited and regulated sites. As per Monument Committee would decide the prohibited area around the monument. अब फिर से ये चीज़ डिसाइड होगी कितना एरिया प्रोहिबिटेड रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आई है ब्रू जनजाति से रिलेटेड त्रिपुरा की। ब्रू या फिर रियांग जिसको कहा जाता है, ये कम्युनिटी पूर्व उत्तर भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। 3 स्टेट में ये फैले हुए हैं। बताया जाता है कि कुछ मान्यताएं हैं हिस्टोरिकल, आप देखोगे त्रिपुरा का एक राजकुमार जिसे राज से निकाल दिया गया, वो अपने समर्थकों के साथ मिजोरम में जाकर के बस गया। वहाँ उसने एक स्वतंत्र राज बसाया। ब्रू समुदाय के पूर्वज उस राजकुमार के समर्थक थे। वर्तमान में संख्या में इनकी कमी है, इसके कारण त्रिपुरा में इनकी पहचान एक सुभेद्य आदिवासी समूह के अंतर्गत आती है। 1995 में मिजोरम की मिजो और ब्रू जनजातियों के बीच हुए आपसी झड़प के बाद यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन ने ये मांग रखी है कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटा दिया जाए, क्योंकि वे यहाँ के निवासी नहीं हैं मिजोरम के। इसके बाद ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह है ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट और ब्रू नेशनल यूनियन 2 ग्रुप है ये के नेतृत्व में 97 में मिजो जनजातियों के समूहों से हिंसक नृजातीय संघर्ष हुआ था। लगभग 37,000 ब्रू लोगों को मिजोरम छोड़ना पड़ गया। उसके बाद उन्हें त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रखा गया। तब से अब तक देखा जाए तो 5,000 ब्रू लोग वापस मिजोरम लौट सकें, जबकि शेष 32,000 अभी भी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ये है इनकी मेन समस्या और हिस्ट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट के रोल को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री के तहत एक वयस्क ब्रू व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल सभी वस्तु, इसके अलावा 5 रुपये और 600 ग्राम चावल और किसी अल्पवयस्क को 2.5 रुपये और 300 ग्राम चावल दिया जाता है। अधिकतर शरणार्थी राहत सामग्री के तौर पर प्राप्त होने वाले अनाज और अन्य वस्तुओं को बेच देते हैं और उसके बदले में प्राप्त धन को दवा आदि खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। एक स्थायी निवास न होने की वजह से उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड नहीं है। इसकी वजह से उन्हें घर, बिजली, पानी, अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल जैसी कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। शरणार्थी ये आखिर बने क्यों हैं? 2018 में ब्रू समुदाय के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और 2 राज्य सरकारों त्रिपुरा और मिजोरम के साथ दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने ब्रू जनजातियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और घर निर्माण के लिए ज़मीन देना स्वीकार करा था। साथ ही इस समुदाय को झूम खेती करने की अनुमति मिल गई। बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र आदि देना तय हो गया। इसके बाद भी वही रिजल्ट आया। 5,000 लोग मिजोरम जा पाए, 35,000 लोग मना कर दिए। ठीक, कि इससे उनकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा। इसके साथ ही उन लोगों ने ये भी मांग रखी कि उन्हें एक साथ समूहों में बसाया जाए। तो ये तो देखे थे हमने ब्रू जनजाति और उनकी समस्या।
न्यूज़ की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है त्रिपुरा के जो ब्रू पीपल हैं विल बी रीसेटल्ड बाय मार्च। ठीक है, इनको रिसेटल्ड किया जाएगा मार्च तक, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। 43% 6,990 में से लिविंग इन द 6 रिलीफ कैंप्स रिहेबिलिटेड, ऐसा बताया जा रहा। All the internally displaced Bru tribal people who were living in relief camps in Tripura for years will be rehabilitated permanently within the state. त्रिपुरा में ही इनको सेटल किया जाएगा 31 मार्च तक, ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस प्रतिमा भौमिक का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ आई है उड़ीसा से। इसमें बताया जा रहा है सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कान्हा किसली से यहाँ पर बाघ ला करके छोड़ने वाली बात यहाँ पर चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस रीलोकेटेड 3 विलेजेस फ्रॉम द कोर एरिया। इसके अलावा वहाँ पर जो गांव बसे हुए हैं उन गांव के लोगों को वहाँ पर से स्थानांतरित किया जा रहा है। कुल मिलाकर के बाघों के संरक्षण का यहाँ पर प्रयास इस प्रकार से किया जा रहा है। तो लगभग 15 ईयर हो चुके हैं आफ्टर डिक्लेरेशन एज ए टाइगर रिजर्व एंड फेलियर ऑफ रिवाइवल ऑफ बिग कैट पॉपुलेशन थ्रू इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम द सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जिसको STR बोलते हैं। The state and forest department are attempting to relocate inhabitants of 3 villages from its core area to create 500 square kilometer of inviolate zone for tigers। 500 वर्ग मीटर का एरिया ये बनाने वाले हैं। अब वहाँ पर जितने भी गांव आएंगे उनको वहाँ से हटाया जाएगा। अभी बताया जा रहा है अभी टोटल इसका जो एरिया है बाघ अभ्यारण्य का वो है 200 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, और अब इसको 200 से 500 वर्ग किलोमीटर एरिया किया जाना है। विच डज नॉट हैव एनी ह्यूमन प्रेजेंस, इतनी जगह में तो कोई भी इंसान नहीं बसा है। वी नीड टू एक्सपांड द inviolate zone so that the reserve becomes suitable for tiger. We are pursuing villagers of रातरंगा, इसके अलावा आसनवाल हो गया, तुलका हो गया, so that they move out from the core area and make way for tigers. The compensation is attractive and villagers will get a better life outside forest. अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। इसके अलावा कंपनसेशन भी हम सही दे रहे हैं, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जाता है। देयर वर 6 विलेजेस इन द STR कोर एरिया एंड वन ऑफ दीज फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन जुरिडिक्शन ऑफ अंगुल वाइल्ड लाइफ डिवीज़न while the rest become under Mahanadi division. Raigada comprising close to 200 villages which was under Angul and had already been shifted out the Satkosia's core area. इस बाघ अभ्यारण्य को डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 2007 में। फिर 2017 में द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्राइड टू रेशनलाइज STR बाउंड्री by excluding 104 villages from STR's jurisdiction. The STR had 936.87 square kilometer where it was declared as a tiger reserve. Later forest patches for 172 square kilometer were proposed to be added to STR.